हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास जो फर्स्ट होती है इंडियन पॉलिटी की, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो विभिन्न प्रकार के जो संशोधन मतलब एक्ट हुआ करते थे अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, और संविधान का ऐतिहासिक विकास हम लोग इस बारे में पढ़ रहे थे। और उसके अंतर्गत जो अलग अलग अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए जा रहे थे, वो हमारे संविधान में किस प्रकार से काम आ रहे थे, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज हम बात कर लेंगे कि सबसे पहले 1872 का जो एक अधिनियम है, इसमें एक छोटी सी बात लिखी हुई थी। तो इसको इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। 1872 के अधिनियम पर एक एक दो दो छोटी छोटी बातें देखिए, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है। 1872 का जो अधिनियम हुआ करता था, इस अधिनियम के द्वारा बताया क्या गया था। देखिए, 1873 का जो अधिनियम था, तो उस अधिनियम के अंतर्गत एक, सॉरी 1873 है दोस्तों, ये 1872 नहीं 1873, जैसे 1773 आया था उसके 100 वर्ष के बाद में 1873 में आया था एक अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, अभी तक उसके पास कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रशासनिक अधिकार बचे हुए थे। उन अधिकारों को भंग करने की घोषणा कर दी जाती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसा कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है। ये बात इसमें अधिनियम में लिखवाई गई थी, मतलब मेन पॉइंट ये था, भंग किया जा सकता है। बात ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि जब 1873 के अधिनियम में ये कह दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकार अभी तक बने हुए थे, इसलिए तो क्या किया गया, वर्ष 1874 में, वर्ष 1874 में, आप कीजिए, वर्ष 1874 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी हुआ करती थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता कहीं न कहीं अब जो है संभाल रहा था कौन, आपका जो सचिव की नियुक्ति हुई थी वो, और उसके साथ साथ में वायसराय, उसके साथ ही जो AILC ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मैंने आपको बताया था, वो भी यहाँ पर कार्य कर रही थी अस्थायी रूप से। तो ये दोनों अधिनियम 1873 का अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत ये दोनों बातें आपकी कही गई थी, और इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 1876 का शाही राज अधिनियम आता है। ये एम लक्ष्मीकांत में शायद नहीं दिए गए हैं, इनको हम लोगों को हम अपने पास से आपको बता रहे हैं। 1876 का शाही राज अधिनियम, शाही राज अधिनियम, जो 1876 का शाही राज अधिनियम आ रहा है आपका, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही भंग कर दिया गया है 1874 में, और शाही राज अधिनियम के द्वारा कहीं ना कहीं ब्रिटेन की महारानी आएंगी और उनको भारत की साम्राज्य घोषित किया जाएगा। 1876 से लेकर के 80, 81, 82 तक भारत में इतने बड़े बड़े अकाल पड़ रहे थे, इतना ज़्यादा भुखमरी फैल गई थी भारत में, लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे और बेघर हो रहे थे। कहीं ना कहीं लोग, इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई थी भारत में, कुछ कहने को नहीं। और अंग्रेज लोग लगातार, मतलब भारत से जो उनकी इंडस्ट्री थी उसको समाप्त कर रहे थे लगातार धीरे धीरे, और भारतीय लोग एकदम स्वैच्छिक या अनैच्छिक रूप से दोनों तरफ से किसान मतलब कृषि पर निर्भर होते चले जा रहे थे। जब कृषि पर निर्भर होते चले जाएंगे तो किसान जो कृषि है वो, और उसकी दशा जो है दयनीय होने को देखने को मिलेगी। होता क्या है, इसके अंतर्गत जो महारानी विक्टोरिया होती हैं आपकी, महारानी विक्टोरिया को इस अधिनियम के अंतर्गत 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1876 को क्या किया गया था,
जो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया को नाम है इनका, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। क्या? भारत की साम्राज्ञी जो है घोषित किया गया था 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया। क्योंकि सम्राट हुआ नहीं करता था तो साम्राज्य मतलब महारानी विक्टोरिया थी, रानी थी, तो साम्राज्ञी कहा गया। उसके बाद में होता क्या है, यहाँ पर जब 1876 में इनको घोषित कर दिया गया तो कहीं न कहीं भारत की साम्राज्ञी बनने के बाद में इनको एक उपाधि प्रदान की गई। उस उपाधि, देखिए महारानी विक्टोरिया जब यहाँ की भारत की साम्राज्ञी बन रही हैं तो इनको एक उपाधि दी जा रही है। वो कौन सी उपाधि हुआ करती थी इनकी? महारानी विक्टोरिया को ये उपाधि गांधी जी को भी दी जाती है महारानी विक्टोरिया के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को, इसको उपाधि को नीले पेन से लिख लेंगे, केसरे इंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, ये जो उपाधि हुआ करती थी, ये उपाधि महारानी विक्टोरिया को दी जाती है कि उपाधि दी जाती है। तो इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि के तहत यहाँ पर भारत की साम्राज्ञी इनको घोषित किया गया। बात ये थी 1876 का जो अधिनियम आया था, उसके बाद में 1876 के बाद 76, 77, 78 तक खूब अकाल पड़ते हैं भारत में। क्या हुए? बहुत से अकाल पड़ते हैं। और इन अकालों में हुआ क्या, वर्ष 1876 से लेकर के 76 से 1878 के बीच भारत में बहुत से अकाल पड़े। क्या हुआ? भारत में बहुत से अकाल पड़े। बहुत से क्या पड़े? अकाल पड़े। इन अकालों के द्वारा अकाल पड़े। इन अकालों में होता क्या है, एक साल में, मात्र एक साल में, मात्र एक साल में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं अकाल में। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए। उसी के साथ साथ लगभग इन अकाल में 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग जो है यहाँ पर बेघर हो जाते हैं। 6 करोड़ लोग बेघर और प्रभावित होते हैं। इतने ज्यादा लोगों, भारी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा लोग तो अकाल के कारण मरे जा रहे हैं, मतलब मर गए। अब ऐसी स्थिति में जो देश गरीबी, भूखमरी झेल रहा था, तो इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्या? पड़ रहा था। लेकिन अंग्रेज इतने मजबूत हो चुके थे तब तक, भारतीयों को गुलाम बना करके रखे हुए थे, और इसी के साथ साथ में भारत पर अलग अलग करों का आरोपण करते जा रहे थे। उन्हीं के साथ साथ में अंग्रेजों के साथ साथ में कुछ भारतीय भी उनमें संलिप्त थे, जो सरकारी नौकर थे, उनके द्वारा ये लोग अत्याचार करवाते थे। इनके ऊपर जबरन वसूली करवाई जाती थी किसानों से। अगर टैक्स नहीं देते थे तो उनके ऊपर जबरदस्ती बेगारी उनसे करवाई जाती थी। विदेशों में ले जाकर के उनसे काम करवाया जाता था अगर टैक्स नहीं भर पाते थे किसान। ये सब कार्य होते थे अंग्रेजों के टाइम पर। तो इसीलिए भारत से लोगों को मतलब विस्थापित करके अफ्रीका ले जाया जाता था। वहां पर
बागानों में खेती करवाई जाती थी जबरदस्ती, और बेगारी करवाई जाती थी। श्रीलंका ले जाया जाता था, और अफ्रीका, अमेरिका, ऐसे ऐसे लोग मतलब विदेशों में पहुंच कर विस्थापित हो गए अंग्रेजों के द्वारा, और वहाँ पर ले जा करके इनसे बेगारी करवाई जाती थी। और जो बेगार लोग होते थे, खूब मतलब मेहनत करने के बावजूद उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी प्रथाएं, ऐसी समस्याएं यहाँ पर लोगों को, हमारे लोगों को झेलनी पड़ती थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक मामला था। और 28 अप्रैल को मैंने बताया, भारत की महारानी मतलब महारानी जो विक्टोरिया हुआ करती थी, उनको साम्राज्ञी घोषित किया गया। और साम्राज्ञी को एक उपाधि दी जाती है, केसरी हिंद। और ये साम्राज्ञी जो हुआ करती थी, इन्होंने गांधी जी को ये उपाधि को वापस किया था। एक साल में 1 लाख लोग कहीं न कहीं मारे गए, और इससे ज़्यादा 6 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं इस अकाल के द्वारा 1876, 77, 78 में। वायसराय और एग्जीक्यूटिव जो इसकी हुआ करती थी, वायसराय प्लस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। इस में जो 6वां मेंबर हुआ करता था, 5 मेंबर पहले रह चुके थे, 6th मेंबर जो हुआ करता था, सदस्य जो है जोड़ा गया, सदस्य को नियुक्त किया गया। और ये सदस्य कौन हुआ करता था, नियुक्त किया 6ठा सदस्य, 6th सदस्य वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त हुआ। ठीक है, और ये कौन सा था, इसे लोक निर्माण विभाग दिया गया। लोक निर्माण विभाग दिया गया। तो इसको कौन सा विभाग दिया जा रहा है, लोक निर्माण विभाग, अंग्रेजों ने दिया। लोक निर्माण का मतलब होता है जब जनता और वो प्रशासन, उसके मजबूती को बनाए रखना। कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो उसका जो उनकी व्यवस्था थी, उनके द्वारा लागू की गई थी व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से चलती रहे, हम लोग गुलामी में जीते रहे हैं, इसलिए लोक निर्माण का। वर्तमान में जो लोकसभा है, लोक शब्द इसीलिए है कि मतलब लोगों का नियमों और कानूनों पर संचालन करना, आगे बढ़ाना, वही चीज है लोक। आपने नाम सुना होगा लोक नियोजन, है ना, ऐसे शब्द हैं। तो ये 1876 का शाही राज अधिनियम हुआ करता था। इसके अंतर्गत जो बात मैंने थी आपको बता दी, 6 सदस्य हुआ करता था, इसको मैंने बताया कि लोक निर्माण विभाग दिया गया था। और लोक निर्माण विभाग का निर्माण यहीं से हो रहा है। आगे चल करके लोक निर्माण विभाग भारत के संविधान में आएगा और कार्य करेगा। अब आता है आपका कौन सा, 1892 का परिषद, 1892 का परिषद अधिनियम, ये आपको देखने को मिल जाएगा अब लक्ष्मीकांत में का परिषद अधिनियम। अठारह के परिषद अधिनियम के द्वारा जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। पहली बात तो ये, जब गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या बढ़ाई गई, फिर भी ज्यादा संख्या में कौन थे, आपके सरकारी सदस्य। तो जब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, तब भी प्रभावी कौन है, सरकारी सदस्य। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास अस्त्र शस्त्र, सैलरी, उनके फायदे, उनके पास ताकत, उनके पास पावर, उनके पास जो शक्ति है, कहीं ना कहीं गैर सरकारी सदस्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ में उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, उनके पास जो सैलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा, ताकत भी है। तो गैर सरकारी सदस्यों का महत्व कहीं ना कहीं अब भी बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। होता क्या है, आपके जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, उनकी संख्या को लेकर के जो आपके AILC मैंने बताया था, AILC, इसमें इसके केंद्रीय और
प्रांतीय परिषदों में क्या किया गया था? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई गई। गैर सरकारी जो सदस्य हुआ करते थे, मतलब प्राइवेट जो हुआ करते थे, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जब ये संख्या बढ़ाई गई तो इन्होंने कहा कि ये जो संख्या है 10 से लेकर के 60 के बीच में हो सकती है। 10 से लेकर के 60 के बीच में सदस्यों की संख्या को किया जा सकता है। इस संख्या को, ठीक है, इस संख्या को बढ़ाने का मतलब ये था कि कहीं न कहीं भारतीयों के साथ में मिलकर के जो शासन है उसको किया जाए। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो 10 सदस्य हुआ करते थे, इसमें से 5 का जो चुनाव हुआ करता था, 5 का चुनाव जो मैं बता रहा हूं आपको, तो इनका चुनाव होता था वायसराय के द्वारा। कौन कर रहा है? वायसराय के द्वारा। इसमें से 4 सदस्य हुआ करते थे, कहीं न कहीं 4 मेंबर आपके हुआ करते थे 4 प्रांतों से। कौन से? आपका हो गया मद्रास, मुंबई, आगरा, बंगाल। तो 4 प्रांत हुआ करते थे, मद्रास, मुंबई, आगरा, बंगाल। इनसे 4 सदस्यों की नियुक्ति हुआ करती थी। और एक जो मेंबर हुआ करता था इसमें, एक मेंबर की जो नियुक्ति हुआ करती थी, प्रांत की जो विधानसभाएं हुआ करती थी, प्रांत की विधानसभाएं, उन विधानसभाओं से एक सदस्य को यहां पर चुना जाता था। ठीक है, तो एक सदस्य आपका कहां से हो जाएगा? प्रांतों की विधानसभा से। विधानसभा ने विधान परिषदों से, तो प्रांतों की विधान परिषदों से। सभी सदस्य हो गए, 10 सदस्यों की नियुक्ति हो गई। मैं आपसे बात कर रहा था इस पर, हाँ, 1892 के अधिनियम पर। दरअसल में 1892 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, लोगों को जो प्राइवेट सदस्यों की नियुक्ति बढ़ाई जा रही थी, इनकी संख्या में जो वृद्धि की जा रही थी, कहीं न कहीं इनको थोड़ा सा अधिकार दिया गया और इनको कहा गया कि तुम बजट पर बहस कर सकते हो और सार्वजनिक प्रश्न भी पूछ सकते हो कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन कोई पूछता नहीं था, कैसे पूछ पाते? उनके पास उतना बड़ा, अगर पूछते भी तो कैसे, कौन सा मुंह लेकर के पूछते, कैसे पूछते? उनके पास अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन वो उस पर कोई लागू नहीं होता था। नो इम्प्लीमेंट, किसी पर भी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं था। तो जब लागू नहीं होता था उसका कोई मतलब नहीं था पूछने का। तो इनको क्या किया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। बहस करने का अधिकार भारतीयों को, आप लोग बजट पर बहस कीजिए। सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। जब प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई प्रश्न पूछता नहीं था, कैसे पूछते वो? ठीक है, तो ये सभी बातें यहाँ पर लागू हो रही हैं 1892 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में क्या हुआ, और ये सभी जो कार्य हुआ करते थे, ये सभी जो कार्य आपको दे रहे हैं, तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ही दिया जा रहा है सब तुमको। इसके द्वारा ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ही ये सब कर रही थी। इसी के अंतर्गत ये सभी बेनिफिट जो हुआ करते थे उनको मिलते थे, और इसी में से सरकारी जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे उन लोगों के द्वारा
ये बात की जाती थी, अपनी रखी जाती थी। 1892 का परिषद अधिनियम के बाद में 1909 का जो अधिनियम हुआ करता था वो आया था। मद्रास, मुंबई, बंगाल और आगरा से 4 सदस्य नियुक्त हुए, 1 मेंबर आपके प्रांतों की परिषद से, और इनको बजट पर बहस करने का अधिकार, सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को यही इसी अधिनियम के द्वारा दिया जा रहा था आपका। उसके बाद में 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। कौन सा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, क्या नाम है इसका? भारत परिषद अधिनियम। एक मिनट, थोड़ी सी आवाज ज्यादा आ रही, कम करते हैं इसकी। तो हम बात करते हैं आपकी 1909 की भारत परिषद अधिनियम पर। 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? पहली बात तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मार्ले जो था आपका, लॉर्ड मार्ले, ये आपका भारत का राज्य सचिव हुआ करता था, और जो लॉर्ड मिंटो था वायसराय हुआ करता था भारत में तत्कालीन समय में। उससे पहले भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था आपका 1903 में, तो भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन 1903 में घोषित किया गया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया 19 जुलाई 1905 को, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल की जो शक्ति हुआ करती थी काफी मजबूत थी। पहले बंगाल में एग्रीकल्चर जो हुआ करती थी काफी बेहतर तरीके से हुआ करती थी, और विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती थी, एक होने की जो विभिन्न परिस्थितियां हुआ करती थी, वो बंगाल में काफी ज्यादा थी। तो बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उसके बाद में 1909 में आता है आपका लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार, और मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ये बातें होती हैं। हम लोग पहली बात तो इसको जानेंगे कि इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बात ये ठीक है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये सुधार नहीं था, कहीं न कहीं छल कपट की चीजें थी, सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात तो ये कि जो ये आपका हुआ करता था अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा इससे पहले कर दी गई थी। इससे पहले वर्ष 1903 में, कब? से पहले वर्ष 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा, क्या बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। घोषणा, उसके बाद में 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल को 2 विभागों में बांट दिया गया और बंगाल का विभाजन हो गया। लास्ट में बंगाल विभाजन जो है आपका रद्द होगा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था, इसका मेन पर्पज क्या हुआ करता था, इसका उद्देश्य क्या था? जो भारतीय राष्ट्रवाद हुआ करता था उसको कमजोर करना। जो भारतीय राष्ट्रवाद हुआ करता था, राष्ट्रवाद को कहीं न कहीं कमजोर करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, किसका? बंगाल के विभाजन का। दरअसल में बंगाल का विभाजन होने के बाद में जब अंग्रेजों ने आराम से बंगाल का विभाजन कर दिया वर्ष 1906 में, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया,
मुसलमानों से कहा कि हम तुमको पृथक निर्वाचन देंगे, मतलब तुम लोग अपनी अलग सरकार बनाओ और तुम्हारे ही सदस्य वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। पृथक निर्वाचन का मतलब ये हुआ करता था, जैसे कि कोई मुस्लिम या कोई भी जनरल या कोई भी एससी ओबीसी कोई भी सीट आई है तो उस पर केवल ओबीसी एससी के लोग ही वोट करेंगे और वही सदस्य खड़ा होगा वहां पर। ये पृथक निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया हुआ करती थी। दरअसल में उन लोगों ने क्या किया, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही करवाई जाती है, कांग्रेस के विपक्ष में। अध्यक्षता के रूप में या प्रमुख के रूप में इनको सलीमुल्लाह खां मिले थे। सलीमुल्लाह खां सलीमुल्लाह खां जब अध्यक्ष के रूप में हुए तो मुसलमानों से कहा कि तुमको कहीं न कहीं, अंग्रेजों ने कहा कि तुमको कहीं न कहीं पृथक निर्वाचन मिलेगा और तुम अपनी पार्टी बनाओ। तो अपनी पार्टी बनाओगे तो तुम्हारे लोग सरकार में आएंगे। ऐसे कांग्रेस तो अपने केवल हिंदुओं को रखती है और हिंदुओं का कहीं न कहीं वो अपना देखभाल करती है, उनके अधिकारों के, उनके राइट्स को केवल मानती है। जबकि कांग्रेस में भी बहुत से मुसलमान हुआ करते थे, उनकी सदस्यता को, उसके सदस्यता को ग्रहण किए हुए थे। लेकिन कहीं न कहीं जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो काफ़ी सारे मुस्लिम भाई लोग उसमें चले जाते हैं। जब बंगाल का विभाजन होता है तो बहुत सारे मतलब बहुत से लोग उसको राखी मतलब बांध करके एक वो करते हैं, लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद में कहीं न कहीं रद्द कर दिया जाता है। और जब महारानी आती हैं वहाँ से वर्ष 1911 के आसपास तो वहाँ पर रद्द हो जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में हो गई और इनको क्या किया गया, मुसलमान भाइयों को, मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान करने की बात कही गई थी। मान के चलो प्रदान करने की बात का प्रदान कर ही दिया गया था। उसका कारण ये था कि कहीं न कहीं जो आपके हिंदू सदस्य हुआ करते थे वो कांग्रेस, अंग्रेज लोग इसीलिए तो फूट डालना चाहते थे, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहते हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस हिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेगी तो कहीं न कहीं मुस्लिम लीग जो है आपकी मुसलमानों को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए मुस्लिम लीग को स्थापित करवाया अंग्रेजों ने और बंगाल को तोड़ दिया था, कहीं न कहीं आपको पता होगा। और इसी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आपके जो एक भारतीय सदस्य रहे हैं वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त हुए। और मैंने बताया आपको 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसको राष्ट्रवाद को कमजोर करना, इसको दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। 1906 में मुस्लिम लीग की इसी चक्कर में स्थापना करवा दी सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में। इनको पढ़ाया, बताया, धमकाया, मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन देने का कहना लालच दिया। और जब मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन देने का लालच दिया तो उनकी कहीं न कहीं पार्टी होनी चाहिए। उनकी पार्टी जब होगी तो कहीं न कहीं वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं मुसलमान जाएंगे। ये सब बढ़ा के अंग्रेजों ने ऐसा करवाया। उसके बाद में होता क्या है, वर्ष नहीं, इसी के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत होता क्या है, प्रथम भारतीय सदस्य थे कौन, नाम था इनका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, क्या नाम है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है आपके, ये वायसराय की, क्या किया इन्होंने, वायसराय की
वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। कहाँ पर? वायसराय की कार्यकारी परिषद में इनको जो है इसी एक्ट के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में इनको सदस्य नियुक्त किया गया था। एक नियुक्त किया गया, पहले सदस्य थे प्रथम भारतीय, क्योंकि अभी तक कोई भी विधि सदस्य, कौन थे ये? आपके विधि सदस्य हुआ करते थे। प्रथम विधि सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कहाँ पर? वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के। और मैंने आपको बता दिया इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता चल गया ना। और इसी के 1909 के अधिनियम के अंतर्गत ही जो परिषदें हुआ करती थी, परिषदों में, केंद्रीय परिषद में सदस्य जो है आपके 16 से बढ़ा करके 60 हो गए। कितने? 16 से बढ़कर के 60 सदस्यों को नियुक्त किया गया यहाँ पर। और इसी के साथ साथ जो आपका लॉर्ड मिंटो हुआ करता था, किसको? मार्ले मिंटो जो हुआ करता था ना वायसराय, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो को क्या किया गया था? कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है इसको, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। उसके बाद में कहा जाता है, उसके बाद में क्या होगा, कई लोगों को मतलब जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। उसके बाद में बहुत सी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी आगे चल करके। तो ये हुआ आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के भारत परिषद अधिनियम में ये जानकारी आप लोगों के साथ में हमने साझा करी। और इसी के साथ में ये जो है आपका पूरा होता है इतना 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसी को जाना जाता है। इसी के अंतर्गत बंगाल की विभाजन की घोषणा की गई। और उसके बाद में 1911 में क्या होगा, राजधानी ट्रांसफर होगी और आपकी महारानी आएंगी वहाँ से, ब्रिटिश साम्राज्य जो हुआ करती थी वो आएंगी यहाँ पर भारत में जॉर्ज पंचम के साथ में, और भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था, लेकिन उनके भव्य स्वागत में बहुत सारी चीज़ें मतलब संसाधन जुटाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को तो गुस्सा तो आ ही रहा था धीरे धीरे। उसके बाद में वर्ष 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग उधर बिजी होंगे। धीरे धीरे वर्ष 1915 में फिर महात्मा गांधी का एंट्री हो जाएगा। 17 में उनके आंदोलन होंगे, 18 में फिर वर्ष 1919 का अधिनियम आएगा। तो अगला हम पढ़ेंगे वर्ष 1919 का अधिनियम। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देख लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।